स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको jQuery मॉडल्स के बारे में जानना है। तो जरा सबसे पहले सीखिए कि jQuery मॉडल्स होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने jQuery का जो मॉडल है वो पहले ही आपने सीख लिया है और जावास्क्रिप्ट में आपने बना भी चुके हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारी पहली वाली एप्लीकेशन है जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर डेवलप करी थी। इसके अंदर हमने जो ऑल कॉन्टेक्ट वाली एप्लीकेशन बनाई थी, इसके अंदर देखिए यहाँ से हम क्या करते थे, कॉन्टैक्ट को ऐड कर दे रहे। ठीक है, सो मैं जैसे ही यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से स्लाइड हो करके यहाँ पे ये बॉक्स आया है, इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो ये मॉडल आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, इसी मॉडल को jQuery के अंदर भी बनाना सीखेंगे और भी एनहेंस तरीके से, मतलब और भी इसे एनहेंस करेंगे और भी अच्छा इफेक्ट देने का इसको कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे से jQuery के अंदर हम इसे बना सकें। ठीक है, क्योंकि हमने इसे जावास्क्रिप्ट में जब बनाया था तो इसके अंदर हमने बहुत सारा कोड किया था और काफ़ी ज़्यादा इसे बनाने में हमें टाइम भी लगा था। लेकिन jQuery के अंदर हम क्या करेंगे, इसे कुछ ही कोडिंग के अंदर हम इसको तैयार कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, आप अपना कोड एडिटर ओपन कर लीजिए। सो यहाँ देखिए यह मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे देख रहे हैं जो लास्ट क्लास के अंदर हमने सेलेक्टर नाम से फोल्डर एक बनाया था, उसके अंदर सेलेक्टर को सीखा था। तो उसी के अंदर देखिए हमारे पास index.html फाइल इसी फोल्डर के अंदर है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक effect.js के नाम से फाइल बनाई है जिसके अंदर हम jQuery का खुद से कोड लिखने वाले हैं। और इसके अंदर हमने jQuery का जो CDN होता है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है जिससे कि हम इसका jQuery का यूज़ अपने इस कोडिंग के अंदर कर सकें। ठीक है, तो वैसा मॉडल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो जो ये मॉडल होता है ये पूरी वेबसाइट के ऊपर बनता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेबसाइट को ही बना लेते हैं। तो वेबसाइट आप कैसे बनाएंगे, सिंपल से अभी आप यहाँ पे राइट कर लीजिए H1 को और H1 से ही अपनी सीधी वेबसाइट बना लो, मतलब एक ही कंटेंट रहेगा हमारे वेबसाइट में और इसी H1 के ऊपर हम मॉडल को लेके आएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे इस H1 के अंदर वेलकम टू आवर वेबसाइट। सो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है H1 के अंदर। अब इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट भी कर लूँगा, डिज़ाइन भी कर लूँगा। तो डिज़ाइन करने के लिए आप चाहें तो एक्सटर्नल CSS का पेज बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल टैग को ओपन कर लूँगा और हेड टैग के अंदर ही और यहीं पे मैं कोडिंग कर लूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा कोई स्टाइल ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा कोड नहीं है CSS का, इस वजह से मैं यहीं पे कोड कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ H1 को और इसके अंदर जो H1 का फॉन्ट साइज़ है वो रख लेता हूँ 100 पिक्सल का। ठीक है, फॉन्ट फैमिली इसमें मैं सेट कर दूंगा और यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली सेट कर देता हूँ सैंस सेरिफ। ठीक है, और साथ ही साथ इसको सेंटर कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा टेक्स्ट अलाइंग सेंटर। ओके, सेव कर लीजिए इसको और रन करके एक बार टेस्ट करिए कि कैसा ये वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे देखिए ये ओपन हो रहा है अभी। सो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया, वेलकम टू आवर वेबसाइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हमारा पेज लोड होगा वैसे ही मॉडल को हम लेके आ जाएंगे। जैसे कि इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तब ये मॉडल यहाँ पे खुल के आता है, लेकिन मेरे को क्या यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही पेज आपका रिलोड हो वैसे ही मॉडल यहाँ पे आने पाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा जरा उसको समझिए। सबसे पहले तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बैकग्राउंड में ऐसा ब्लर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, धुंधला या फिर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस इफेक्ट को सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे इस पूरे वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला बॉक्स बनाते हैं हम। यहाँ आ जाइए H1 में, H1 के नीचे आओ यहाँ पे और यहाँ पे राइट करो डिव बॉक्स और आप क्या करो, इसके अंदर एक आईडी सेट कर लो BG के नाम से, बैकग्राउंड के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड के नाम से आईडी सेट कर दी। अब आप इसमें क्या करो, स्टाइल दो, पास करो, इसे सेलेक्ट कर लो पहले BG को, यहाँ से इसमें पास करो आप विड्थ को सबसे पहले कितना, 100%। ठीक है, विड्थ पास कर दो और साथ ही साथ इसकी ना आप पोजीशन भी चेंज करेंगे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस बैकग्राउंड की पोजीशन को आपको एब्सोल्यूट से अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इस डिव से इस H1 को पूरा कवर करना है। ठीक है, और कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने H1 को यहाँ से इधर से टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना होगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, इसको अंदर आपको पोजीशन एब्सोल्यूट भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे विड्थ तो दे ही चुका हूँ और यहाँ पे हाइट भी मैं इसमें पास कर देता हूँ 100
100% पास करने का मतलब क्या हुआ, जितनी आपकी स्क्रीन की हाइट होगी उतना कंप्लीट हाइट आपके यहाँ पे आ जाएगा इस बैकग्राउंड में। अब मैं यहाँ राइट करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट को और यहाँ इसकी वैल्यू दे देता हूँ टॉप से 0 और लेफ्ट से आपका 0 होगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ देखिए टॉप डाल दिया 0 पिक्सल और लेफ्ट साइड से भी डाल देता हूँ 0 पिक्सल्स। ओके, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर पास कर दूंगा और देखिए जो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पास करूंगा वो RGBA फॉर्मेशन में होगा। RGBA फॉर्मेशन मतलब कि एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट के अंदर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को पास करने वाले हैं। देखिए RGB का मतलब आपको पता ही होगा, रेड ग्रीन ब्लू, और A मतलब होता है अल्फ़ा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रेड की वैल्यू, ग्रीन की वैल्यू और ब्लू की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पे 0 0 0 पास कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि ब्लैक कलर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ब्लैक कलर आपका बन जाता है और उसके बाद उस ब्लैक कलर को आप जितना हल्का करना चाहते हो वो आप अल्फ़ा के अंदर डिफाइन करते हो। तो मैं यहाँ पे 0.7 डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब सेव करके रन करता हूँ और देखता हूँ ये कैसा मेरे को प्रीव्यू दिखाई देता है। सो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, पूरा का पूरा ये कवर हो गया है आपका वेबसाइट। देखो अब मैं इस वेलकम टू अवर वेबसाइट को ना सेलेक्ट करता हूँ तो देखो सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस H1 के ऊपर हमारा ये वाला जो कंटेनर है एक तरीके से बैकग्राउंड वाला, ये इसके ऊपर आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मॉडल को बनाना है। जैसे कि यहाँ पे ये बीच में आ रहा है ना, ऐसा ही मॉडल हमें यहाँ पे एक बीच में भी क्रिएट करना है। तो चलिए अब उसको भी आप डिज़ाइन कर लीजिए। डिव के नीचे आइए और यहाँ पे आप एक और डिव बना लीजिए और इसके अंदर आप आईडी पास कर दीजिए मॉडल। ओके, सेव कर लीजिए और यहाँ आ जाइए स्टाइल के अंदर और मॉडल को सिलेक्ट करके कोडिंग करिए। सो सिलेक्ट कर लिया। इसकी मैं विड्थ यहाँ पे डाल देता हूँ 25%। ठीक है, यहाँ देखिए विड्थ की स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर लीजिएगा इसे। हाइट में यहाँ पे पास कर देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, बैकग्राउंड कलर मैं इसका पास कर देता हूँ शार्प FFF, वाइट कलर ही, एक तरीके से मैंने वाइट कलर ही फिलहाल यहाँ पे डाल दिया है। और अभी इतना सेव करके पहले देखता हूँ आता भी है कि नहीं। सो मैंने रिलोड किया इसको तो देखो ये कहाँ आया है, कहीं आया ही नहीं है तो आई थिंक सो, लेकिन देखते हैं कहाँ गया है ये। आई थिंक सो मुझे लगता है यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है ना, इस वजह से ही ये दिखना आई थिंक बंद हो गया। यहाँ पे दिख तो रहा होगा लेकिन वाइट कलर है, इस वजह से शो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बार रेड कलर डाल के एक बार टेस्ट करता हूँ कि दिख भी रहा है या नहीं। ओके, सो मैंने यहाँ पे रेड कलर डाल दिया है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब रन करता हूँ। यहाँ पे तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये था लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि ये वाइट कलर हमने इसके अंदर कर दिया था। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी देखो कहाँ आ रहा है, ये जो बड़ा वाला बैकग्राउंड देख रहे हो इसके पीछे आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो ये वाला आ रहा है ये इसके ऊपर आए। ठीक है, किसके ऊपर आए? ये बैकग्राउंड के ऊपर हमारा ये वाला मॉडल आना चाहिए। तो आप क्या करो, इस मॉडल का भी पोजीशन से इसको भी अनलॉक कर दो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है उसको अनलॉक करता हूँ एब्सोल्यूट से। ठीक है, और इसका ना मैं टॉप से वैल्यू देता हूँ, टॉप से ये आपका आ जाए 120 पिक्सल। ओके, और लेफ्ट से हो जाए ये आपका 50% मूव। ओके, अब रन करता हूँ जो देखिएगा कहाँ दिखाई देता है। ओके, सो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ये मॉडल दिखाई दे रहा है। ओके, हमें क्या करना है, इस मॉडल को सेंटर में लेके आना है। ठीक है, तो लेकिन हमने क्या किया, लेफ्ट से 50% इसमें पास कर दिया वैल्यू। देख रहे हैं यहाँ पे मॉडल लेफ्ट 50%। तो इसको सही तरीके से करने के लिए ना आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा और इसके अंदर ट्रांसलेट मेथड एक आता है उसे यूज़ करना होगा। ये देखिए ट्रांसलेट जो वैल्यू है इसको, और इसमें आपको पास करना होगा डबल कोट्स के अंदर -50%, कुछ इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट से 50% और इधर -50%, तो जिससे कि ये ऑटोमेटिकली आपका सेंटर में आ जाएगा। तो मैं रिलोड करता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी भी देखिए सेंटर में नहीं आया। देखते हैं, आप यहाँ से डुअल कोट्स जो मैंने लगाया है आप एक बार इसे रिमूव जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक बार रन करके टेस्ट करिए। सो मैंने रिलोड किया तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका मॉडल था ये यहाँ पे सेंटर में आ गया है। ओके, अब मैं अगर इसमें वाइट कलर करूँगा तो देखिएगा अब ये दिखाई देगा, अब ये हाइड नहीं होगा क्योंकि अभी क्या है, ये हमारे बॉर्ड जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर शो हो रहा है। ओके, सो मैंने दे दिया यहाँ पे वाइट कलर और अब रन करता हूँ। जो देखिए
तो देख रहे हैं यहाँ पे जो वाइट कलर का जो हमने मॉडल बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है। आप चाहें तो इसकी हाइट वगैरह बढ़ाना, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, अब चलिए इसको एनिमेट करवाने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्या होता है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ वैसे ही ये ऊपर से नीचे आता है। वैसे ही हमें इसके साथ भी करना है, लेकिन इसके साथ कैसा होना चाहिए, जैसे ही आपका पेज रिलोड हो, मतलब जैसे ही पेज लोड हो वैसे ही आपका बैकग्राउंड इस तरीके से ट्रांसपेरेंट आ जाए ब्लैक कलर का, और ये जो आप देख रहे हैं मॉडल, ये ऊपर से नीचे इसी तरीके से यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी अपने इस मॉडल को छुपा के रखेंगे ऊपर। ठीक है, सो कैसे छुपाओगे इसको जरा वो देखो। यहाँ पे मॉडल में जो आपने टॉप में 120 पिक्सल पास किया है ना, आप इसे माइनस में पास कर दो 800 पिक्सल या 500 पिक्सल इस तरीके से। ठीक है, और सेव करके रन करो। देखो अभी आपको ये दिखाई नहीं देगा, ये कहाँ छुप जाएगा, ऊपर छुप जाएगा। ठीक है, छुप गया होगा। अब हमें किसे हाइड करना है, जो ये देख रहे हैं ना, ये शेडो आ रही है, जो आपका बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का, इसको अब आप हाइड करिए। ठीक है, तो इसको हाइड करने के लिए देखिए ये रहा बीजी। ठीक है, इसके अंदर आप पास कर दीजिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, और इसमें वैल्यू पास कर दीजिए डिस्प्ले नन। सेव कर लीजिए और एक बार यहाँ रन करिए तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब देखो आपका ये H1 सेलेक्ट हो पा रहा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड था वो भी हाइड हो गया और जो मॉडल था उसको भी हमने हाइड कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, जैसे ही रिलोड हो वैसे ही वो दोनों आने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करिए, अब आ जाइए यहाँ effect.js के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। सो मैं यहाँ राइट करता हूँ document.ready इवेंट को। ओके, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, ओके, तब क्या होना चाहिए उसे मैं यहाँ पे इस इवेंट के अंदर फंक्शन के रूप में राइट कर दूंगा। ओके, अब जरा सोचिए सबसे पहले क्या होगा। यहाँ पे आपको वही लिखना है जो सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करवाना है, सबसे पहले हमें जो बैकग्राउंड हमने हाइड करके रखा था उसको लेके आना है। ठीक है, तो आप बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, देखो बैकग्राउंड में क्या है, यहाँ पे आईडी बीजी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर के माध्यम से आईडी को यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने शार्प का सिंबल दिया, आईडी की जो आइडेंटिटी होती है वो राइट किया, और यहाँ पे आईडी का जो वैल्यू है उसे राइट करके मैंने बीजी वाले एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। और इसके अंदर मैं एक इवेंट लगाऊंगा जिसका नाम है फेड इन इवेंट। ठीक है, फेड इन से क्या होगा, जो हमने डिस्प्ले नन करके रखा है वो आपका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें तो ऐसा ही करना है, और अगर हमने फेड इन लगाया है तो एक अलग ही तरीके से फेड इन इफेक्ट के अंदर वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे आप इसके अंदर क्या डिफाइन कर देंगे, टाइमिंग को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, सो मैंने देखिए यहाँ पे टाइमिंग को डिफाइन कर दिया। ओके, जरा सेव कर लेता हूँ और एक बार रन करता हूँ, देखता हूँ ये वर्क करता है या नहीं। सो देखिए जैसे ही रिलोड हुआ जो बैकग्राउंड था वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, जैसे ही ये बैकग्राउंड आ जाए साथ ही साथ आपका जो मॉडल था वो भी ऊपर से नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो आपकी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गई। अब आप इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाओ। ठीक है, एंटर करके। ओके, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते कि जब पहले बैकग्राउंड आ जाए फिर उसके बाद आपका मॉडल आए, तो आप इसी के अंदर कॉल बैक फंक्शन कॉल करते। ठीक है, कॉमा देके यहाँ फंक्शन बनाते। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, जो बैकग्राउंड है और जो मॉडल है वो दोनों एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको अलग स्टेटमेंट में रखेंगे और अपने जो दूसरी स्टेटमेंट है मॉडल वाली उसको यहाँ पे अलग स्टेटमेंट में राइट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले आप मॉडल को सेलेक्ट कर लीजिए। सो मैंने यहाँ पे आईडी सेलेक्टर के माध्यम से मॉडल को कर लिया सेलेक्ट। अब जरा देखिए मॉडल में आपको करना क्या है। यहाँ देखिए जरा इसके स्टाइल में, मॉडल में हमने क्या किया है, अपने मॉडल को टॉप से -800 पिक्सल ऊपर छुपा दिया है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, मॉडल के अंदर से जो टॉप वाला आप वैल्यू देख रहे हो इसको किस में चेंज करवा देना है, 120 पिक्सल के अंदर। ठीक है, ताकि जो हमारा मॉडल है वो यहाँ नीचे आ जाए। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप एनिमेट यूज़ करो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एनिमेट जो मेथड है उसको यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इस एनिमेट में हम क्या पास करते हैं, इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहले में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू को राइट करते हैं।
ओके। और कॉमा देके यहाँ पे टाइमिंग को डिफाइन करते हैं कि जो ये CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू हमने यहाँ लगाई है वो कितने टाइम पे आपकी एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1 सेकंड डाल दिया है और यहाँ पे जो हम टाइमिंग डालते हैं वो मिली सेकेंड्स में डालते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे 1000 डालना पड़ा है और इसी का मतलब 1 सेकंड ही होता है। ठीक है, अब इस एनिमेट में हम क्या चाहते हैं, क्या हो मॉडल के अंदर, हम चाहते हैं जो टॉप वैल्यू है, जो टॉप प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 120 पिक्सल हो जानी चाहिए। तो डुअल कोट्स दीजिए और इसमें आप अपनी CSS की प्रॉपर्टी का नाम लिखिए, फिर यहाँ पे कॉलन के चित्र देके इस प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ राइट कर दीजिए। तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ 120 पिक्सल। सिंपल, इतना ही करना था। सेव कर लीजिए और रन करके एक बार टेस्ट करिए कि क्या ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखो मैं रीलोड पे क्लिक कर देता हूँ, तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना परफेक्टली ये वर्क किया आपका। देखो एक बार और देखो, आप रीलोड करता हूँ, देखो बैकग्राउंड ब्लर हुआ और ये भी ऊपर से नीचे इफेक्ट में आपका आ गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ इसी के साथ में कि मैं अगर अब इसके बाद कहीं भी बाहर क्लिक करूँ, जैसे यहाँ क्लिक करूँ या यहाँ क्लिक करूँ, तो क्या हो, ये वापस से ऊपर चला जाए और जो बैकग्राउंड आपका पहले जैसा वाइट दिख रहा था और ये आपका बैकग्राउंड पहले जैसा ही वाइट दिखने लग जाए। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, ये करना वैसे काफ़ी इजी है, आप सोचो तो आप खुद भी एक बार कर सकते हो। सो एक बार कोशिश करो। अभी आप क्या करो ना, यहीं पे वीडियो पॉज कर दो, पहले इतना बनाओ और जो अभी मैं टास्क दे रहा हूँ ना उसको करो। मतलब इसमें क्या करना है आपको कि जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे वैसे ही ये वापस से ऊपर चला जाना चाहिए और आपका जो ये ब्लर बैकग्राउंड आ रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, ये आपका रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप इसे करके देखिए, फिर इसके बाद की वीडियो आप देख लीजिएगा। वैसे मैं ये चीज़ आपको अभी करके बताऊंगा कि कैसे होगा, लेकिन आप एक बार खुद से भी तो ट्राई करिए। जब आप खुद से ट्राई करेंगे जब भी तो आपको पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं और कितना नहीं। ठीक है, तो एक बार पहले ट्राई करिए, वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और पहले देख लीजिए, मतलब पहले आप करके देख लीजिए अपना कि आपसे अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो वापस से आप इस वीडियो को आगे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि ये बनेगा कैसे, सिंपल से। तो यहाँ आप जरा नोटिस करो कि अगल बगल में है क्या जिस पे आप क्लिक कर रहे हो, बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है उसी पे तो क्लिक होगा। अगल बगल देखो और कुछ तो है नहीं, बैकग्राउंड पे ही आप सिर्फ क्लिक कर पाओगे। तो यहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे कि जब बैकग्राउंड पे क्लिक हो तो इसका जो CSS में जो टॉप प्रॉपर्टी लगी है उसकी वैल्यू वापस से -800 पिक्सल हो जाए और साथ ही साथ इस बैकग्राउंड में भी डिस्प्ले नन वैल्यू पास आउट हो जाए। सिंपल से इसी तरीके से हम इसमें लगाने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए यहाँ कोडिंग के अंदर, effect.js के अंदर, और यहाँ पे अलग स्टेटमेंट में मैं राइट करता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ राइट किया, 1 सेकेंड, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं किसको, BG को, बैकग्राउंड को, क्योंकि क्लिक किस पे करवाना है हमें, बैकग्राउंड पे। ओके, मतलब जैसे ही यूज़र बैकग्राउंड पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, मॉडल ऊपर चला जाएगा। तो यहीं पे मैं वही डिफाइन कर रहा हूँ, बैकग्राउंड पे जब क्लिक होगा, ठीक है, CLICK, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वो जो भी होगा आप इस क्लिक के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करिए और उसके अंदर आप बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, सो अब मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, जैसे ही बैकग्राउंड पे क्लिक होगा वैसे ही जो बैकग्राउंड है आपका, ठीक है, या फिर पहले मॉडल को कर लो, जो आपका मॉडल है वो कहाँ चला जाना चाहिए, ऊपर चला जाना चाहिए। तो वापस से आप क्या करो, मॉडल को यहाँ पे कर लो सेलेक्ट। तो मैं यहाँ पे ID सेलेक्टर के माध्यम से मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें एनिमेट को लगाता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर CSS की वैल्यू प्रॉपर्टी को पास करूँगा और कॉमा पास करके ये सब कितनी देर में एग्जीक्यूट करे उसकी टाइमिंग पास कर दूँगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही बाहर बैकग्राउंड पे क्लिक हो वैसे ही एनिमेट के माध्यम से मॉडल के अंदर जो टॉप प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, -800 पिक्सल की हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे डिफाइन कर दिया। जरा सेव कर लो, एक बार टेस्ट करके देखो क्या ये पहली जो स्टेटमेंट हमने लिखी है क्या ये सही से काम कर रही है या नहीं। ओके, सो मैं आता हूँ यहाँ पे, रीलोड कर लेता हूँ इसको। तो देखो आपका मॉडल आया। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ, तो देखो बाहर क्लिक किया, देखो ये तो हमारा चला गया वापस से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये गया तो है आपका मॉडल, साथ ही साथ इस बैकग्राउंड को भी तो आपको ब्लर से हटाना है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ कोडिंग में, और यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट जहाँ आपकी बंद हो रही है इसके बाद आप क्या करिए, बैकग्राउंड को कर लीजिए सेलेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे BG को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके,
आईडी के माध्यम से। आप चाहें ना तो इस बैकग्राउंड को दिस के माध्यम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से दिस पास करता हूँ तो ये दिस किसको रिटर्न करेगा, इस बैकग्राउंड वाले एलिमेंट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला आइटम है, जो एलिमेंट है, इसके अंदर माउस इवेंट लगा हुआ है। और दिस किसको रिटर्न करने का काम करता है, जिसके अंदर हमने माउस इवेंट लगाया होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिस लिख के ही करूँगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बैकग्राउंड भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब मैं दिस में लगा देता हूँ फेड आउट मेथड को। ठीक है, आउट इवेंट को, फेड आउट इवेंट। जैसे कि यहाँ पे हमने फेड इन लगाया तो आ गया, फेड आउट से चला जाता है, तो मैं यहाँ फेड आउट लगा देता हूँ और यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड को डिफाइन कर देता हूँ। अब आप इसे सेव कर लीजिए और इसे रन करके टेस्ट करिए। सो यहाँ देखिए, मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ, रीलोड करता हूँ। यहाँ देखिए आपका आ गया यहाँ पे मॉडल। अब मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा मैंने क्लिक किया, यहाँ देखिए आपका मॉडल भी चला गया और जो बैकग्राउंड में ब्लर आ रहा था, वो आपका थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट में जो बैकग्राउंड आ रहा था वो भी रिमूव हो गया। तो देख रहे हैं आपने कितने इजी तरीके से, कितने कम कोड के अंदर आपने jQuery के अंदर इस पूरी इतनी बड़ी फंक्शनैलिटी को बना लिया। देखिए जरा यहाँ पे आके कितना कम कोड है आपके पास jQuery का, देख रहे हैं कितना कम कोड में ये सब काम हो गया। लेकिन यही चीज़ अगर आप जावास्क्रिप्ट में देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि आप सेलेक्टर को ही देख लीजिए ना, यहाँ पे jQuery के अंदर कितने छोटे से वर्ड के अंदर आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको आईडी सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इतने बड़े बड़े मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप jQuery का यूज़ करिए सही तरीके से, आपको सही से हर एक चीज़ समझ में आ जाएंगी। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटेन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।